नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है यूजीसी नेट पेपर सेकंड समाज कार्य। और मैं दोस्तों आप लोगों से हल प्रश्न पत्र जून 2015 का करवा रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने 27 प्रश्न करवाए थे दोस्तों, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लगभग बच्चों के 18 किसी के आ रहे हैं, किसी के 19 आ रहे हैं, तो किसी के 24 भी नंबर आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सकारात्मक क्रिया रही है। और मैं आशा भी करता हूं दोस्तों इस भी प्रश्न में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देंगे। तो हमारे सामने दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है कि डैश किसी सामाजिक प्रश्न के जीवन व्यापी लक्ष्य और उद्देश्य हैं। आपको 4 विकल्प मिले हैं: सुसंगति, सर्वसम्मानित और शक्ति। और चौथा है दोस्तों संयोजन, क्षमता। मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर दोस्तों, जो ऑप्शन है यहाँ पर सुसंगति और सर्वसम्मानित और शक्ति, ये तीनों ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि किसी सामाजिक समूह के ये जीवन व्यापी लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। बट याद रहे दोस्तों, संयोजन, क्षमता जो होती है दोस्तों, ये सामाजिक समूह के जीवन व्यापी लक्ष्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जब मैं दोस्तों आप लोगों को ग्रुप वर्क पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस शब्द को यूज करूंगा, तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बना है। ठीक है, तो हालांकि मैं ग्रुप वर्क, केस वर्क और सोशल एक्शन, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने छोड़ रखा है कि एग्ज़ाम जैसे करीब आएगा उस समय इसे बताऊंगा, ताकि आप लोग लंबे समय तक इसे याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा क्वेश्चन, और आवश्यकता नहीं होती है, नहीं आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपके सामने 4 विकल्प हैं: परिचालन और पुनरावृत्ति। सेकंड है दोस्तों भागीदारी, पर्यवेक्षण। और थर्ड है दोस्तों आपके सामने नियंत्रण। और फोर्थ है संदर्भ संकलन। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर कह रहा है प्रयोगात्मक शोध यानी रिसर्च के बारे में कह रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों को रिसर्च की वीडियो में बता रखा है यहाँ पर। यदि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रक्रिया की जो आवश्यकता है वो परिचालन भी होती है, नियंत्रण भी होता है और संदर्भ संकलन भी होता है। बट मैंने भागीदारी, पर्यवेक्षण में दोस्तों, प्रयोगात्मक शोध में, यहाँ पर इस प्रक्रिया में मैंने कोई इसकी आवश्यकता नहीं बताई थी। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से आप इसे सुनना। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दोषपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने की पद्धति वांछनीय परिवर्तन में लाती है, तो वो क्या कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। दोषपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो पद्धति है, एक सकारात्मक परिवर्तन कह रहा है। ठीक है, मतलब सामान्य परिवर्तन बोल रहा है ये। तो वांछनीय परिवर्तन में क्या कहलाती है। याद रखना दोस्तों, सामाजिक समूह कार्य में बिल्कुल नहीं होता कि सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डाला जाए या परिवर्तन किया जाए। कब, लेकिन दोषपूर्ण व्यवस्था में, ये नहीं कहता। और सामुदायिक संगठन भी नहीं होता दोस्तों, लेकिन जो सामाजिक क्रिया है ये दोषपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने की जो पद्धति होती है वो सकारात्मक कहलाती है। यानी एक बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर जब आप परिवर्तन करोगे, सामाजिक परिवर्तन ये सकारात्मक रूप से, तो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत करोगे, ना ही दोस्तों सामाजिक समूह कार्य में, और ना ही सामुदायिक संगठन में, ना ही समाज कार्य शोध में। याद रखना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दोस्तों वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक ऐसा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और IMP करिए कि समुदाय ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें एक हद तक हम की भावना होती है, और जो निश्चित की जगह दोस्तों हो सकता है प्रश्न में अगर इस तरीके से भाई आए कि एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो ये कथन जो है, ये शब्द जो है हम की भावना, ये किसने यूज किया है। याद रखना दोस्तों, हालांकि मैंने इस कम्युनिटी वर्क की एक वीडियो डाल रखा है, तो उसमें मैंने बता रखा है आप लोगों को कि हम की भावना। ठीक है, हालांकि जब मैं सामुदायिक के बारे में और डिटेल से बताऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा कि हम की भावना किसने और दिया है और क्यों दिया है, कब आया था, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप इतना समझिए कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें एक हद तक हम की भावना होती है, वो बोगार्ड्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा दोस्तों ये सही होगा। ठीक है, आगबंड नहीं, ना ही बर्ट्रेड ने, और ना ही टानीज ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि PTSD का प्रतीक क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने कि प्री ट्रांसमिट स्ट्रेस डिसऑर्डर का है,
और सेकंड कहता है कि पोस्ट ट्रांसमिट स्टेट डिसऑर्डर का है, और थर्ड है दोस्तों प्री ट्रांस ट्रामेटिक, यहाँ पे ट्रामेटिक है, स्ट्रेस डिसऑर्डर का है, और फोर्थ है दोस्तों पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये सही है, PTSD का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, IMP करिए और यहाँ से बहुत सारे फैक्ट बनेंगे, मैंने हालांकि इस पे वीडियो बना रखा है। ठीक है, क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पे दोस्तों कुछ थ्योरी दी हुई हैं और उसके प्रतिपादक के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिए, फैक्ट भी दोस्तों आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, इसे दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन भी बोला जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का नियम भी इसे कहा जाता है, यानी CCT के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली दोस्तों पॉलो ने जी दिया है। ठीक है, ये IP पॉलो ने दिया है और ये रहने वाले हैं दोस्तों रसिया के रहने वाले हैं। इनकी जो थ्योरी आई थी, मैंने जबकि थ्योरीज ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के बारे में अच्छे से समझा रखा है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर UGC नेट करके मैंने बना रखा है यूनिट बाय यूनिट, तो वहाँ से देख सकता है दोस्तों सीखने का सिद्धांत में। ठीक है, तो ये हालांकि अनुभव पर आधारित था, एक्सपीरियंस पे ये थ्योरी दोस्तों, और आदत पर इसने बल दिया, और ये कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, पॉलोजी ने। इसकी थ्योरी में 2 दीपक थे, घंटी और भोजन था, याद रखना। और ये जो थ्योरी आई थी दोस्तों 1904 में आई थी, ईयर भी साथ साथ लिखते रहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, GOMS मॉडल, इसके बारे में मैंने नहीं बता रखा, लेकिन इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए आप लोग, और मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, G का मतलब होता है दोस्तों गोल, और O का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेंट्स, और M का मतलब मेथड, और S का मतलब होगा दोस्तों सिलेक्शन। ठीक है, ये मॉडल्स जो आया था दोस्तों 1983 में आया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर्स इंटरेक्शन दोस्तों कि जो माना जाता है वो 3 बंदों को माना जाता है दोस्तों, स्टुअर्ट के कार्ड को माना जाता है, स्टुअर्ट के कार्ड, और एक है दोस्तों थॉमस P मोरन, और तीसरा है दोस्तों एलन नेवेल। तो एलन नेवेल, इस क्वेश्चन का B का जो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे ये होगा एलन नेवेल होगा, हो सकता है इस बार थॉमस P मोरन करके दे ऑप्शन में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये GOMS का बारे में जानकारी इतनी थी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों क्रियासूत, ठीक है, क्रियाप्रसूत अनुकूलन। दोस्तों क्रियाप्रसूत अनुकूलन को कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है OCT। ठीक है दोस्तों, इसको क्रियाप्रसूत अनुकूलन को ही सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी चीज़ें याद रखना। और ये बेसिकली दोस्तों इसके जो प्रतिपादक थे BF स्किनर जी थे, और ये सफ़ेद चूहा, याद रखना, और कबूतर दोनों पे किए हैं। ठीक है, तो कबूतर भी साथ रहे, याद रखना दोस्तों, मैंने कबूतर के बारे में भी समझाऊंगा और चूहे के बारे में हालांकि भी बता रखा, दोनों बारे में। ठीक है, बेसिकली दोस्तों क्रियाप्रसूत अनुकूलन जो था वो पुनर्बलन के सिद्धांत को फॉलो करता था, और पुनर्बलन पर था। तो ये दोस्तों 1915 में ये थ्योरी आई थी, याद रखना। और BF स्किनर जी रहने वाले दोस्तों थे अमेरिका के, और यहाँ से दोस्तों इतना जो फैक्ट था आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत में मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसे एक अनुकूल अवलोकनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अल्बर्ट बैंडूरा जी इसके दोस्तों प्रतिपादक हैं। ये थ्योरी आई थी दोस्तों 1963 में, नोट डाउन करिए। बोबोडॉल्स पर इन्होंने किया था, फिल्म दिखाया था दोस्तों। इसमें 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। पहला प्रत्यक्ष अनुभव से, दूसरा दोस्तों प्रतिधारण के, और तीसरा इन्होंने किया था प्रतिरूप पर आधारित। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट जो है दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं। याद रखना दोस्तों, A का होगा पहला, और गोम्स का यानी GOMS का मॉडल जो होगा दोस्तों तीसरा। तो आप लोग देखो, पहले का A का फर्स्ट में देखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पर सही मैच हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों सेकंड वाला सही। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सुमिलित का एक प्रश्न दिया हुआ, और ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इन एजेंसियों के बारे में बताऊँगा अच्छे से आप लोगों को, अलग से यूनेस्को क्या है, यूनिसेफ क्या है, FAO का क्या है। ठीक है, इन सभी एजेंसियों के बारे में बताऊंगा आप लोगों से। और मैं चर्चा पहले कर दूं दोस्तों कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में किया था,
ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको तो पता ही होना चाहिए और इसके मुख्यालय क्या क्या हैं ये भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं सीधा आप लोगों को मैच करके बताता हूँ दोस्तों, है ना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियोस बन जाएगी अगर मैं इस तरीके से हर प्रश्नों पर अच्छे से एक्सप्लेन करने लगूंगा तो। और इस पर जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग वहाँ से देख सकना दोस्तों की एजेंसियों से बारे में। ठीक है, WHO का दोस्तों जो मुख्यालय है वो है दोस्तों जिनेवा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ECOSOC का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों यूनेस्को यानी UNESCO, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है पेरिस में। ठीक है, FAO इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है रोम में। अब आपको मैच करना है दोस्तों कि देखना है WHO का जो थर्ड से ऑप्शन में आ रहा होगा। तो दोस्तों पहले का थर्ड देखिएगा तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सेकंड जो होगा उसका दोस्तों सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी सुमिलित वाला मिल गया प्रश्न, और इसमें दे रखा है दोस्तों कि एक तरफ है संगठनात्मक ढांचे हैं और एक तरफ है उसके दोस्तों जो ढांचे की विशेषता है और दूसरी तरफ है उसके प्रकार से सम्मिलित करना है, किसके प्रकार की क्या विशेषताएं हैं। तो इसलिए जब मैं दोस्तों आपको संगठन में बताऊंगा संगठन या सामुदायिक संगठन के बारे में, तो वहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको संगठन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उस पर भी थोड़ा सा वर्णन करूँगा मैं। तो हालांकि यहाँ पे मैं मैच करके आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो स्वैच्छिक अनोन क्रिया है स्वैच्छिक अनोन क्रिया, याद रखना दोस्तों ये अनौपचारिक संगठनात्मक ढांचे का एक प्रकार के रूप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले का जो दूसरा होगा। और पिरामिड आकार वाला, मैंने आप लोगों को जब बताया था पिरामिड में मैस्लो की थ्योरी में किस तरीके के पिरामिड को बनाया जाता है, तो उसका जो आकार वाला दोस्तों संगठनात्मक ढांचे होंगे वो होगा दोस्तों यांत्रिकतावादी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। व्यापक विस्तृति क्या चीज़ है दोस्तों, ये हो जाएगा अवयवी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ संयंत्र नियंत्रण किससे मैच करेगा, तो ये ऊर्ध्वाधर से मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अब आपको मैच करना है दोस्तों, आपको देखना है कि स्वैच्छिक अनोन क्रिया अनौपचारिक यानी पहले का ए का सेकंड कौन सा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में देखना है। तो अगर मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मैच हो रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि इस प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देखिए और तुरंत आप लोग इसे मैच कर लीजिए। ठीक है, एक मैच करने के बाद आप तुरंत मुझे बता भी सकते हैं कि इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने प्रश्न को देख लिया होगा कि यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उस सिद्धांतकार का नाम दिया गया है। चलिए, आप सभी को पता होगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसे कहा जाता है और ये इसका सिद्धांतकार कौन है, आप सभी को मालूम होगा और आप सभी लोगों ने मैच कर लिया होगा सिगमंड फ्रायड को। तो ए का थर्ड से मैच करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन जो होगा दोस्तों सेकंड इज राइट होगा। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अहम मनोविज्ञान का जो है दोस्तों वो है अन्ना फ्रायड है। और मनोसामाजिक सिद्धांत का दोस्तों ये है बिगैन। और समस्या समाधान का सिद्धांत याद रखना दोस्तों HL पर्लमैन। एक स्टूडेंट कामना शर्मा जी का एक क्वेश्चन था कि मैंने हालांकि उनको व्हाट्सएप पे बता दिया था कि समस्या समाधान का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो देखिए वही क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चंस है, IMP कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो समस्या समाधान का जो सिद्धांत है HL पर्लमैन है यहाँ पर दिया हुआ। तो आप देखिए डी का जो 4 होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में आप लोगों को कुछ आंदोलन दिए गए हैं और दूसरे आंदोलन से जो परिवर्तन हुए हैं उन सभी चीज़ों में जो चीज़ें रही हैं, जो न्यू रहा है, उनसे मैच करना है। जैसे दोस्तों पहला ही प्रश्न मैंने हालांकि आप लोगों को चिपको एप्को आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। जिस दोस्तों ने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके उसे देख सकता है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से हर एक प्रश्न हमेशा UGC नेट में पूछा गया है, तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिपको आंदोलन क्या है, देखो चिपको आंदोलन को दोस्तों आप सभी को मालूम है नवीनीकरण से मिला है। ठीक है, नवीनीकरण से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो डी में होगा। ठीक है, 4th में है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये दोस्तों उससे है, पुनर्वास से रिलेटेड है, इसमें मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, लोगों को जोड़ा गया था समाज की मुख्य धारा से। ऑपरेशन मित्र
ठीक है, ये दोस्तों आपदा सहायता से रिलेटेड है, यानी इसका थर्ड ही होगा सही। और नक्सलवादी आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने हालांकि बहुत अच्छे से नक्सलवादी के आंदोलन के बारे में बता रखा है, तो इसमें दोस्तों व्यवस्था परिवर्तन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो अब आपको मैच करना है कि चिपको आंदोलन से फोर कौन सा है, नवीनीकरण क्या है। तो फोर देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सम्मिलित करने वाले कितने प्रश्न मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए फैक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना आप लोगों को। और अप्लाइड क्वेश्चन जो आएंगे वो दोस्तों वो सम्मिलित में नहीं आते हैं, ये भी चीज़ें याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए मैं बात करता हूँ अवधारणाओं को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर बात करता हूँ। यहाँ पर एक तरफ दिया गया है दोस्तों उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, और दूसरी तरफ दिए गए हैं कि ये अवधारणाएँ हैं किसकी, ठीक है। याद रखना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर संबंध गतिविधियों का जो समयबद्ध पैकेज है, ये किस अवधारणा का अर्थ है। क्या एक सिद्धांत का है, नहीं, एक क्रिया का है, ये क्रिया का, अच्छा परस्पर गतिविधियों का समयबद्ध पैकेज, ये भी, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ परियोजन, या वेरी गुड, ये दोस्तों होगा थर्ड, परियोजना। परियोजना कहती है कि परस्पर संबंध गतिविधियों का समयबद्ध पैकेज होता है, ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तथ्यों को संबद्धता में एकता व्यवस्थित करना और उसे देखना, ये किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये तो इन दोनों के अंतर्गत नहीं आएगा, और हमने इसको क्लियर कर लिया, तो ये कौशल का ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और नेक्स्ट दोस्तों किसी दत्त स्थिति में ज्ञान और समझ को लागू करने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। उस कार्य की स्थिति में ज्ञान और समझ को लागू करना है, तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा। ये एक्टिविटी होगी, ये क्रिया होगा, एक्शन होगा, ठीक है, या एक एक्शन है। जब मैंने बता रखा है हालांकि सोशल एक्शन में ये चीज़ें उसमें डाल रखा है दोस्तों, ठीक है। एक निश्चित अवधि में की गई गतिविधि क्या हो सकती है, तो एक निश्चित अवधि में आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है दोस्तों फर्स्ट, एक सिद्धांत का ही ये अवधारणा है। तो दोस्तों अब आपको मैच करना है परस्पर संबंध गतिविधियों का जो समयबद्ध पैकेज है वो परियोजना से है, तो पहले का थर्ड देखो कहाँ मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इज राइट, इस प्रश्न का सही जवाब सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों। ये भी प्रश्न दोस्तों सम्मिलित है, इसमें सूची 1 सूची 2, मैं दोस्तों 28 प्रश्न से करवा रहा हूँ, इस समय मैं आ चुका हूँ 39 पर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि आज हम लोग ने अभी तक में लगभग कुल टोटल 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कितने सही हो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट के माध्यम से। तो ये भी दोस्तों एक तरफ नोट डाउन करते चलिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पर पहले सम्मिलित में दिया है, पहली सूची में दिया हुआ संज्ञानात्मक समाज कार्य, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संज्ञानात्मक समाज कार्य क्या सोरेन किरकेगार्ड का है, नहीं। याद रखना दोस्तों इस प्रश्न का जो रॉबर्ट सनले हैं दोस्तों, ये हैं संज्ञानात्मक समाज कार्य के एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। तो ये भी याद रखना दोस्तों कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव समाज कार्य किसने दिया, सोशल वर्क। जैसे मैंने समस्या समाधान के बारे में बताया कि इसका जो सिद्धांत है दोस्तों H पर्लमैन ने दिया है, तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि संज्ञानात्मक समाज कार्य के भी प्रतिपादन कौन है, तो रॉबर्ट सनले हैं। अस्तित्व परक समाज कार्य, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इस पर दोस्तों अप्लाइड क्वेश्चन भी बन सकता है। अस्तित्व परक समाज कार्य दोस्तों इसका जो प्रतिपादन किसने किया है, तो पहला ही जो मैंने बोला था दोस्तों सोरेन किरकेगार्ड ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा। अमूल परिवर्तनवादी समाज कार्य के इसमें कौन से आएंगे दोस्तों प्रतिपादक थे इसके, तो इसके दोस्तों होंगे कैस कॉन होंगे, ठीक है। और चिकित्सा संबंधी समाजकार आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, गोल्डस्टेन, ठीक है। अभी उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो अब संज्ञानात्मक समाज कार्य का जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है दूसरे से। अब देखो ए का दूसरा किस में दिया हुआ है, ए का जो दूसरा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है अच्छे से इसको कालक्रम के अनुसार के बारे में भी, इनके ईयर भी बता रखा है एक वीडियो में जिसमें समाज सुधारक आंदोलन से रिलेटेड रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी करते चलिए साथ साथ दोस्तों इस प्रश्न में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसे आसानी से कैसे याद रखोगे।
देखो, सबसे पुराना अगर कोई समाज कार्य या भारतीय समाज सुधारक के रूप में अगर आया है, जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा गया है, तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पुराना ब्रह्म समाज है, यानी ब्रह्मो समाज। तो आपको ऐसे ही मैच कर सकते हो कि बताओ ब्रह्म समाज जो सबसे पुराना है, तो कालक्रम के अनुसार बता रहा है ये, तो व्यवस्थित करना सबसे पुराने में कौन सा, सबसे पहले नंबर पे तो यही आ गया, है ना। तो इन चीज़ों से भी आपको रिलेट कर लेना है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आर्य समाज तो पुराना है ही है सबसे, लेकिन इससे एक समाज और पुराना है, ये भी ध्यान देना, वो है आत्मीय समाज। अब ध्यान से सुनते चलिए, आप कुछ फैक्ट है आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। दोस्तों देखिए, आत्मीय समाज दोस्तों 1815 में आया था। बस यही एक समाज है ब्रह्म समाज से पहले आया था, बाकी कोई समाज ऐसा नहीं है। नहीं तो हालांकि इसमें दे दिया है ऑप्शन में, ये नहीं देगा अगली बार, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। क्यों? क्योंकि रीज़न है इसमें, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज में दोनों राजा राम मोहन राय का ही है, ठीक है। तो ये भी सोचना मत कि दोस्तों इतना इजी भी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा ये यूजीसी नेट वाले या एनटीए वालों ने। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे ब्रह्म समाज जो है पहले पुराना तो है ही है, 1828 में आया था। इसके जो आधुनिक भारत में ये जन्मदाता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। सती प्रथा और जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अब उसी के अंतर्गत देखो, मैंने बोला ना ब्रह्म समाज के ही अंतर्गत एक चीज़ आती है कि 1815 में दोस्तों आत्मीय समाज सभा का गठन हुआ था, और 1816 में कलकत्ता में पश्चात शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इन्होंने इसी में ही दोस्तों उपनिषेधों को अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया था। और भारत में एक पत्रकारिता थी जिसकी जन्मदाता भी कहा जाता है, पत्रकारिता के जन्मदाता भी कहा जाता है, जिसको 1833 में, ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एक आदि ब्रह्म समाज आता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में दिया गया था, 1865 में दिया गया था। और एक साधारण ब्रह्म समाज था जो आनंद मोहन बोस द्वारा दिया गया था, 1878 में दिया गया था। तो ये भी चीज़ें याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ही दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और राजा राम राय मोहन की मृत्यु के बाद इस समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में संभाला गया था। तो ये भी चीज़ें याद रखना ब्रह्म समाज से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ आत्मीय समाज के बारे में। आत्मीय समाज का तो मैंने बता चुका हूँ, 1815 में आत्मीय सभा का जो था वो गठन हुआ था, राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था ये चीज़ें, और ये भी राजा राम मोहन राय था। आर्य समाज की बात करता हूँ। आर्य समाज दोस्तों यहाँ पर आता है, आर्य समाज था 1875 में, 1875 में। अब ये स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में ये इन्होंने किया था। और इनका एक और नारा था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये निकल के आता है कि पुनः वेदों की ओर चलो, तथा हिंदुओं के लिए भारत का एक नारा बुलंद किया था कि वेदों की ओर चलो। और 1824 में जन्म इनका हुआ था। और 1863 में ये झूठे धर्मों के पाखंड और खंडनियों जितने थे, पाखंड उखंड वाले पताका लहरियों वाले संस्था के द्वारा जो भारत में ईसाइयत बढ़ाने का जो प्रभाव था उनको रोकने की इन्होंने कोशिश की थी। और 1883 में 1883 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। और स्वामी जी का ये धार्मिक क्षेत्र जो था, पूजा, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद और अवतारवाद और पशु बलि और श्रद्धा, झूठ, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सभी चीज़ों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये चीज़ें भी याद रखना। बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए। ये पहले समाज सुधारक थे जिनमें शूद्र और स्त्रियों को वेद पढ़ाने तथा उसकी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने बात रखी थी, ठीक है। इनकी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक थी जिसमें दयानंद सरस्वती जी की, जिन्होंने आर्य समाज 1875 में दिया था। उनकी एक पुस्तक का नाम था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के नाम से लिखी गई थी। तो ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आर्य महिला समाज, इंपॉर्टेंट आर्य महिला समाज से दोस्तों ये याद रखना कि इसमें दोस्तों क्या था कि एक पंडिता रमाबाई सरस्वती ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये आया था दोस्तों 1882, ठीक है, 1882 में आया था। मुंबई पुणे के शारदा सदन में इसकी स्थापना हुई थी आर्य महिला समाज की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न का अगर कालक्रम के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो आत्मीय समाज जो आया था 1815 में आया, और ब्रह्म समाज 1828 में आया, आर्य समाज 1875 में आया, आर्य महिला समाज 1882 में आया, ठीक है। बाकी मैंने इससे यहाँ से आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार इसे भी विश्लेषित करना है हमें, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ और टफ क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप लोग इसको करने की, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे।
और क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न का मुझे किस तरीके से आप लोग कमेंट करेंगे कालक्रम के अनुसार मैंने बताया है। तो आप दोस्तों डेटा आप लिखोगे उपागमन, देखिए अगर आप कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है, और ईयर भी लिखेंगे, आपको तो याद होगा ही होगा, लेकिन जो कमेंट आपका पढ़ेगा उसे भी याद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, डाटा उपागमन लिखना, फिर नियोजन लिखना, फिर परिनियोजन लिखना, प्रतिवेदन लिखना। हालांकि बड़ा है दोस्तों, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर शायद इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया तो समझ लो दोस्तों कि आप लोगों ने ये टॉपिक ही जो SPSS की जो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, समझ लो आपने इस टॉपिक को ही क्लियर कर लिया सिर्फ एक कमेंट के माध्यम से। प्रश्न सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा, और जैसे ही आप, हालांकि आपको पता होगा नियोजन क्या चीज़ है, परिनियोजन क्या है, प्रतिवेदन क्या है, डाटा संग्रहण क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, डाटा प्रबंधन क्या है, ये सब चीज़ जानते हो आप। लेकिन जब आप ईयर लगाओगे तो आपको और अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है, कि ए का कौन सा ईयर था, यानी डाटा उपागमन का, नियोजन का ईयर बताते चलना दोस्तों, ठीक है। प्रक्रिया में इसमें सही क्रम लिखते चलना, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये आ गया अप्लाइड क्वेश्चंस एलिगेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, लोक विनियमन के जो संस्थानिक पैटर्न है, ठीक है, उसका भाग लेता है क्या। सही बात है दोस्तों, ये एलिगेशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह पैटर्न उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यस, आर भी, ये भी सही है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि एक पैटर्न के बारे में, अब यहाँ पैटर्न के बारे में कह रहा था संस्थान के, तो जो लोक विनियमन है वो तो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे कह रहा है ना पूरा कर रहा है, तो इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है ना। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिगेशन है फिर कि नशे का दुरुपयोग ऐसी स्थिति है जिसमें चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होती है। वहाँ पे रीज़न यानी कारण है, तर्क कह रहा है ये कि यह पैटर्न दोस्तों, सॉरी, बीमारी की हालत में चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होती है। क्या दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, क्या दोनों सही हैं। यस, ए और आर दोनों सही है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, संघर्ष रहित सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवहारिक रूप में अगर असंभव है, तो दोस्तों ये क्या है, ये सही बात है कि संघर्ष रहित अगर सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवहारिक रूप से असंभव माना जाता है, तो एलिगेशन यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का सही है। और तर्क कह रहा है कि समाज को अपने निर्माण एवं संवर्धन के लिए असामंजस्य की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों ये भी सही है। और ये RA की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है, यहाँ पे निर्माण की बात कर रहा है और असामंजस्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि संघर्ष रहित की बात कर रहा है, जिसमें सामंजस्यपूर्ण क्या कर रहा है कि व्यवहार पूर्वक को असंभव माना जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जो है व्याख्या कर रहा है और यानी स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा इस प्रश्न का दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, 45 है, और मानव होने के नाते हर मानव में मानव अधिकार अंतर्निहित है। ये बात सही है। मैंने आप लोगों को पहले जब मानव अधिकार बता रहा था तो उसमें इस चीज़ को मैंने इंक्लूड किया है। और मानव अधिकार दोस्तों यहाँ पर क्या है, नैसर्गिक है, नैसर्गिक है, तो बात सही है दोस्तों। नैसर्गिक होने के नाते दोस्तों इसका क्या बताया गया कि मानव में मानव अधिकार को अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा और सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक गद्यांश मिल गया है जिसमें 46 से लेकर 50 तक, ठीक है, आपको सही करना है। तो आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेना, आप पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना किस पर है। मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पे लेके चलूँगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने 46 ये है कि व्यवसायिकों को आचरण संहिता की ज़रूरत क्यों है। इस पैसेज में दिया गया है दोस्तों, अगर गद्यांश को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में दिया गया है कि जिन्हें या जिसमें व्यवहार में क्षेत्र में दिशा निर्देश मिल सके और जिससे संबंधित सेवार्थियों को सुरक्षा मिल सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है दोस्तों। देखो आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को नहीं पढ़ना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न के बाद आपको वर्बली फटाफट देखना है चारों ऑप्शन को,
और उसके बाद आपको नज़र दौड़ाना है दोस्तों आचार संहिता कहाँ पर है, व्यावसायिकों की आचार संहिता कहाँ पे है, जहाँ पे चर्चा की जा रही है पैसेज में, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों वहाँ पर कि उसमें व्यवहार के क्षेत्र में दिशा निर्देश मिल सके, जिसमें सेवार्थियों की सुरक्षा मिल सके। ठीक है, आचार संहिता से देखो संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आचार संहिता और व्यवहार संहिता क्या है। तो आप देखिए इसमें अगर पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो आचार संहिता और व्यवहार संहिता का मतलब ही क्या, हालांकि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो भी दोस्तों क्या होता है कि संबंध होता है, संबंध जो होता है यहाँ पर इनका एक डिफरेंट अलग करता है। ठीक है, तो याद रखना असमान तो है नहीं, समान भी नहीं है, और यहाँ पे असंबद्धता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो होगा संबंध होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर जो है 47 का थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मूल्य और तथा सिद्धांत निम्नलिखित में से किस रूप में संबंध है। दोस्तों अगर आप लोग गद्यांश पढ़ोगे अच्छे से तो मैं बता दूं आप लोगों का, इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या मूल्यों के सिद्धांतों को उत्पन्न करना होगा, नहीं है, ये सिद्धांतों मूल्यों को उत्पन्न करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड इज राइट होगा, इसका गद्यांश का प्रश्न जो होगा 48 का। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों 49, आचार संहिता सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता करती है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर कि नियम निर्धारित करके, ठीक है, नहीं होगा, और नियमों को जानकारी देकर भी नहीं होगा। आचरण जो होगा दोस्तों उसमें मार्गदर्शन करके होता है, तो आप पढ़ोगे जब ना तो गद्यांश, तो उसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आचरण संहिता है, आचरण संहिता जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं में सहायता करता है आचरण के मार्गदर्शन करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक के मूल्यों की जो रूपरेखा दी गई है वो शामिल नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए मैं ही बता देता हूँ, विभेदन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों थर्ड इज राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने कुल टोटल 23 प्रश्न किए हैं। ठीक है, 28 से लेकर 50 तक। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है दोस्तों, आप लोगों को मुझे बताना है कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं कमेंट में, और जो मैंने प्रश्न आप लोगों को दिया है दोस्तों SPSS के विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम आप ईयर के साथ आप मुझे बताओगे। हालांकि अगर आप लोग कमेंट नहीं भी कर पाओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों सही जवाब। आप लोग करके ट्राई करो, कोशिश करो कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मैं हालांकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का सही जवाब बताऊंगा। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी प्रश्न। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।